नमस्कार दोस्तों। मैं रजनीकांत स्वामी आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की जो कक्षा 10 में अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो बुक चल रही है, उस बुक को मैं पढ़ाने की शुरुआत कर रहा हूँ और वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो प्रकाशित बुक है और ये अभी वर्तमान में चल रही है और इसी को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। इसके जो लेखक हैं वो BM शर्मा, कमल नयन सल्ले, पवन भंवरिया जी और चित्रा राव। इसमें जो संशोधन किया है वो हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर हुकुमचंद जैन और डॉक्टर नारायण माली और अरविंद जी भास्कर, इनके द्वारा ये पुस्तक में संशोधन किया गया है। तो अब हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के इतिहास संस्कृति वाली बुक का। ये इसका सिलेबस है और इसके अलावा अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। आज पहला टॉपिक राजस्थान का इतिहास, एक नया परिचय। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले राजस्थान के जो इतिहास है उसका परिचय क्या है, तो कैसे राजस्थान नाम दिया गया और कैसे राजस्थान इसमें शब्द का काम में लिया गया, इस प्रकार से हम इसमें देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का इतिहास, एक परिचय। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब देखिए, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें 1949 यानी 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था, यानी किसी भी भौगोलिक इकाई का जो नाम है वो राजस्थान नहीं था। कब? 1949 से पहले, क्योंकि सबसे पहले जो है 1800 ईस्वी है, 1800 ईस्वी, उसमें सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। ये अपना एक क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा कि सबसे पहले राजपूताना शब्द किसने दिया? तो उसका आंसर ये रहेगा 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। किस भूभाग को? जो वर्तमान में अपना जो राजस्थान है, इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग ये किया गया था। इसके बाद 1829 में, इसके बाद देखो 1829 में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में, ये पुस्तक है कर्नल टोड की, तो कर्नल जेम्स टोड हैं, वो राजस्थान के इतिहास को अच्छी तरह से अध्ययन किया था इन्होंने, और इन्होंने अपनी पुस्तक को लिखी थी। जो पुस्तक है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस नाम से कर्नल जेम्स टोड ने बुक लिखी, जो 1829 के अंदर प्रकाशित हुई। और इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम, इस प्रदेश का मतलब जिस राजस्थान में अपन अभी वर्तमान में बात कर रहे हैं उसके लिए राजस्थान या राजस्थान रखा। उन्होंने राजस्थान या राजस्थान नाम दिया। तो राजस्थान का नाम सबसे पहले लिखित रूप में किस बुक में मिलता है? तो कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है उसमें ये नाम मिलता है, और पुस्तक का नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। के लेखक हैं कौन? टोड। स्वतंत्रता के बाद इस प्रदेश की
विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। यानी एकीकरण होता है, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है। 7 चरण राजस्थान के एकीकरण में लगते हैं, 7 चरण, ठीक है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि राजस्थान का जब एकीकरण होता है तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है और इसी समय सर्वसम्मति से राजस्थान शब्द स्वीकार किया गया। तो ये हमारा छोटा सा परिचय हुआ। अब देखते हैं आगे। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। मतलब अलग अलग जो भूभाग थे उनके अलग अलग नाम हमारे राजस्थान के क्षेत्रों के लिए अलग अलग नाम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भौगोलिक जो विशेषताएं थी उनके आधार पर प्राचीन काल में उसके नाम रख दिए गए थे। तो देखिए, कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहाँ पर बसी जातियों के नामों से जाने जाते थे। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि। कहने का तात्पर्य क्या है कि देखिए, प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहाँ पर बसी जातियों के नाम पर जाने जाते थे। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में ऋग्वेद में भी नाम आए हैं। ऋग्वेद में उल्लेख किसका है? मरु नाम है, वो राजस्थान का है। धनवर नाम है, वो राजस्थान का है। जांगल है, वो राजस्थान का है। मत्स्य नाम है, वो राजस्थान का है। सूरसेन है, वो भी राजस्थान के नाम से जाना जाता था। तो राजस्थान का जो नाम है वो तो बाद में आया है, लेकिन ये जो है ऋग्वेद काल में भी ये जो क्षेत्र है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ था और अलग अलग भागों में बटा होने के कारण मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि नामों से भी जाना गया। अब देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको हम बहुत ही सावधानी से पढ़ेंगे और बहुत ही एक एक चीज़ समझ के चलेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो इसके अलावा अपन जो एग्ज़ाम में स्ट्रेस होता है वो भी थोड़ा कम होगा और क्वेश्चन जो है आजकल बोर्ड की पुस्तक से ही पुटअप किए जा रहे हैं। तो देखिए, मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही है। इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। तो आप इसमें नोट्स बना सकते हैं अलग से कि मरु और धन्व, देखिए ये मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही है। इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। जोधपुर संभाग के मरुस्थल जो है ना, उसके लिए क्या क्या शब्द काम में लिया गया है? मरु और धन्व। ऐसे जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाया और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। यानी जोधपुर के पहले क्या कहा गया? मरु, फिर मरुवार और उसके बाद मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहाँ समी, कैर या पीलू आदि होते हों। ये क्या है? ये पेड़ पौधे हैं। समी का वृक्ष है, कैर है या पीलू आदि वृक्ष होते हैं। उस क्षेत्र को हम जंगल शब्द के प्रयोग के लिए प्रयोग किया गया। बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जो है वो जंगल देश कहलाता है। यानी कि अपन देखते हैं कि बीकानेर का क्षेत्र और नागौर का क्षेत्र, बीकानेर, नागौर और आसपास का जो क्षेत्र था उसको हम जंगल प्रदेश या जंगल देश के नाम से जानते हैं। अब देखिए, मत्स्य जो है इसका उल्लेख महाभारत में भी एक राज्य के रूप में हुआ है। यानी कि महाभारत के समय, महाभारत हुई थी उसके समय भी महाभारत के समय भी मत्स्य क्षेत्र जो है उसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। तो देखो, बीकानेर और नागौर का जो आसपास का क्षेत्र है वो जंगल प्रदेश कहलाया
मत्स्य जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। यानी इसमें 3 जिले आए हैं वर्तमान में, जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। कौन सा? मत्स्य। इसकी राजधानी विराटनगर यानी बैराट विराटनगर, ये जयपुर में है फिलहाल, और बैराट बोलते हैं, बैराट विराटनगर। इसकी राजधानी थी मत्स्य की राजधानी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। अब देखो मत्स्य जो क्षेत्र है, मत्स्य जो राज्य है, उसके अंतर्गत तो अलवर, जयपुर, भरतपुर 3 जिलों का क्षेत्र शामिल था और इसकी राजधानी थी विराटनगर। इसके अलावा सूरसेन नाम का राज्य था, उस राज्य के अंतर्गत भरतपुर का जो मथुरा क्षेत्र है उससे सटे हुए क्षेत्र हैं धौलपुर और करौली। यानी भरतपुर, धौलपुर, करौली इनका जो क्षेत्र है वो सूरसेन राज्य में सम्मिलित था। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में इसका भी उल्लेख मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि महाभारत में मत्स्य संघ और मत्स्य संघ नहीं कह सकेंगे, मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य राज्य और सूरसेन राज्य, इन दो का उल्लेख मिलता है किसमें? महाभारत में। इनका क्षेत्रफल में याद रखना है कि मत्स्य जो राज्य था उसके अंदर कौन कौन सा भाग आता था, तो इसमें अलवर, जयपुर और भरतपुर, ठीक है। और सूरसेन में भरतपुर, धौलपुर, करौली। इसमें कॉमन कौन है? भरतपुर है। वो भरतपुर जो जिला है, भरतपुर का जो क्षेत्र है वो दोनों राज्यों में आ रहा है। वह मत्स्य राज्य में भी आ रहा है और सूरसेन राज्य में भी शामिल हो रहा है। तो ये थोड़ा बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता था, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे कांठे पर स्थित था। कांठा बोलते हैं किनारे को, किनारा है माही नदी का जो किनारा है उस किनारे को क्या बोलते हैं? कांठा। तो हम जानते हैं कि प्रतापगढ़ जो जिला है वहाँ डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के पास से जो है माही नदी का किनारा माना जाता है। और प्रतापगढ़ का जो भूभाग है, जो माही नदी के किनारे वाला भाग है, उसको हम कांठल कहते हैं। यानी प्रतापगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो कांठल है, ठीक है। और इस क्षेत्र में माही नदी किनारे कांठे पर स्थित था, इसलिए उसको कांठल कहा गया। 56 गांव का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। क्या कहलाया भाई? 56 का मैदान कहलाता है। तो ये देखिए, ये दक्षिण राजस्थान है, ठीक है। और ये प्रतापगढ़ अपना एरिया, ये प्रतापगढ़ डूंगरपुर वाला क्षेत्र है, ये वाला। तो इसके अंतर्गत जो माही नदी का जो क्षेत्र है उसको हम कांठल कहते हैं। और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ये है इस साइड में, इधर डूंगरपुर है, इधर बांसवाड़ा है। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो मध्य भूभाग है इनको हम 56 का मैदान कहते हैं। तो ये है 56 का मैदान। ये है अपना बीकानेर नागौर का क्षेत्र, तो इसको हम कहेंगे जांगल प्रदेश। इसके अलावा ये है अपना जोधपुर का क्षेत्र, तो इसको कहेंगे मारवाड़। ये अपना कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का है, तो इसको हम हाड़ौती कहते हैं। और ये है अपना अलवर, हरियाणा से टच क्षेत्र है, उसको हम मेवात कहते हैं। और ये जो जयपुर का प्राचीन नाम है ढूंढाड़। इसके अलावा ये जो मरु प्रदेश है जैसलमेर वाला, इसको हम कहते हैं मरु प्रसिद्ध। और ये मांड क्षेत्र जैसलमेर का, ये बाड़मेर, जोधपुर के आसपास मरु क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाता है जैसलमेर वाला मांड क्षेत्र। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि प्राचीन नाम राजस्थान के कौन कौन क्षेत्र को कौन कौन सा नाम दिया गया था। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। अब देखिए आगे चलते हैं। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता है।
अब देखिए भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है वो पठारी है। पठार का मतलब पथरीला है और वो समतल है, उसको हम पठार बोलते हैं, पठारी है। और ये जो है भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का, इसको हम कहते हैं ऊपर माल का पठार। किसका पठार है? ऊपर माल, ऊपर माल का पठार हम कहते हैं। और कहाँ से कहाँ तक है? भैंसरोडगढ़ से लेकर के ये जो पठारी विभाग है ये कहाँ तक है? भैंसरोडगढ़ से लेकर के अपना है बिजोलिया तक। तो भैंसरोडगढ़ तो है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़ में। बिजोलिया है, ये है भीलवाड़ा में। तो भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़ में, चित्तौड़। और ये बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में। ठीक है। और ये पठारी क्षेत्र होने के कारण ऊपर माल के नाम से जाना जाता है, ऊपर माल। तो ऊपर माल का पठार भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच में है, जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ ज़िले में है। इसके अलावा बिजोलिया है वो भीलवाड़ा ज़िले में। ठीक है। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। ठीक है ना, अपन पढ़ते भी हैं कि कला संस्कृति के अंतर्गत कि मांड गायिका। तो मांड गायिका यानी मांड क्षेत्र नाम किसका है? अपने जैसलमेर का। मांड क्षेत्र है अपने जैसलमेर का। तो जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ प्रदेश कहलाता है, बागड़। ठीक है। कोटा बूंदी का प्रदेश हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। सीकर, झुंझुनू और चूरू का शेखावाटी नाम से जाना जाता है। तो सीकर, झुंझुनू, चूरू और सम्मिलित रूप से हम कहते हैं शेखावाटी। और इसके अलावा जैसलमेर का नाम क्या है? मांड। और डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो कहलाता है बांगड़। बांगड़ या वागड़ भी बोलते हैं इसको, वागड़। ठीक है। और बांगड़ के धनी बोलते हैं नरहड़ के जो पीर है ना, नरहड़, चिड़ावा, झुंझुनू, उसको हम बोलते हैं बांगड़ के धनी। तो ये भी एक थोड़ा साथ साथ ध्यान रख सकते हो आप। शेखावाटी में 3 जिले शामिल हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर। और अब सीकर को संभाग बना दिया गया है, जिसके अंतर्गत हो सकता है कि चूरू को भी शामिल कर लिया जाए। तो ये इसके अंतर्गत अब अपन देखते हैं कि इतिहास का जो विभाजन है, अगला अपना टॉपिक है इतिहास का विभाजन कैसे कैसे किया गया है। तो इतिहास के विभाजन के लिए मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। एक प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। देखो, हमारा जो इतिहास है वो मुख्य रूप से या मोटे रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है उसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। दूसरा जो भाग है उसको हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। काल या युग एक ही बात है। और अभी जो हमारा जो इतिहास चल रहा है वो है ऐतिहासिक काल। तो इसमें फ़र्क पड़ता है कि प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक और या आपके आद्य ऐतिहासिक क्या होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रागैतिहासिक काल जो है उसमें क्या है कि प्रागैतिहासिक काल जो है, प्रागैतिहासिक काल, इसमें क्या है कि अपने को पुरातत्व सामग्री तो मिली है, लेकिन लेखन कला की कोई सामग्री नहीं है। लेखन जो है यहाँ पे लेखन कला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। दूसरा आता है अपने आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक में क्या है, इसका लेखन तो मिला है, लेखन मिला है, लेकिन इसको पढ़ नहीं पाए।
ठीक है, लिखा हुआ है लेकिन पढ़ नहीं पाए। जैसे अपने सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का आपने नाम सुना होगा। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता जो है वो, उसमें क्या है कि लिपि तो मिली है, यानी लेखन के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। ठीक है, पढ़ने में नहीं है, यानी लिखा हुआ है, और ज़्यादातर इसमें लिखा हुआ है मोहरों पर लिखा हुआ है, मोहरों पर, लेकिन इसको हम अभी तक वर्तमान में पढ़ नहीं पाए हैं। लिखा हुआ है, पढ़ नहीं पाए, क्या हो गया, आद्य ऐतिहासिक। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। तो प्रागैतिहासिक काल के अंदर क्या होता है, अपने को जो पुरातत्व जो चीज़ें मिली हैं लेकिन लेखन कला की कोई साक्ष्य नहीं मिले, उसको हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन कला के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अभी तक उनकी लिपि पढ़ी नहीं गई है, यानी उसमें क्या लिखा है वो हमारे आज तक समझ में नहीं आ रहा है। तो जब तक वो हमारे पढ़ने में नहीं आएगा, उसको हम आद्य ऐतिहासिक युग में रखेंगे। ऐतिहासिक काल तीसरा युग है, ऐतिहासिक युग। इसमें क्या है कि लेखन कला के साक्ष्य मिले हैं और उसको पढ़ा भी गया है, और पुरातत्व विभाग जो है सामग्री मिली है उनसे यह प्रमाणित भी हुआ है, जिसको हम कहेंगे ऐतिहासिक युग। ठीक है, जो वर्तमान में अपना चल रहा है। तो देखो प्राग युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, किंतु वे अस्पष्ट हैं अथवा उनकी लिपि अभी पढ़ना संभव नहीं हुआ है। ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा है जिसके संबंध में स्पष्ट सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्राक युग, यह युग सृष्टि से आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का था। यानी हम उसको बांटते हैं कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो उनका समय क्या रहेगा, तो जो जब सृष्टि का जन्म हुआ वहाँ से लेके सिंधु घाटी सभ्यता तक का जो काल है उसको हम प्राक ऐतिहासिक काल कहेंगे। आद्य ऐतिहासिकों में हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा है, और ऐतिहासिक युग 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है। अब देखो, एक मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। यहाँ है ईसा पूर्व और एक आता है ईस्वी। तो इसमें थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ईसा पूर्व क्या है, ईस्वी क्या है। तो इसको ध्यान रखने के लिए अपने को एक बात ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए, मान लीजिए ये है अपना 0 वर्ष, यहाँ पे 1 है, 2 है, ऐसे करते करते अपना 2023 है, 2023। तो 2023 हो गया, 2023 ये 0 से इस साइड में। तो 0 से साइड में मानते हैं यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था। 0 वर्ष में ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो ईसा मसीह के बाद वाला जो वर्ष है उनको हम ईस्वी से व्यक्त करते हैं, और 0 से पहले जो भी समय था 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे माइनस में। ठीक है, तो ऐसे करते करते यहाँ पे 600 ईसा है। तो ये ईसा पूर्व है, यानी ईसा के जन्म से यहाँ ईसा का जन्म है। वैसे तो ईसा का जन्म 4वीं ईस्वी में माना है, 4 ईस्वी में, लेकिन इसको हम 0 मान लेते हैं, माना गया इतिहास में। तो इस वजह से 600 ईसा पूर्व का मतलब ये हुआ कि 0 से 600 वर्ष पहले। तो वर्तमान में देखें तो 600 तो ये हो गई, और 623 में जोड़ दें 2023 में तो 2623, यानी
2600 वर्ष पूर्व कहेंगे अपन उसको। वर्तमान से पूछे तो अपना आएगा 2600 वर्ष पूर्व। पहले से पूछे तो आएगा, 0 से पूछे तो 600 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व। इसको हम BCE भी लिखते हैं, बिफोर कॉमन एरा, और इसको हम CE लिखते हैं, कॉमन एरा। BC का मतलब बिफोर कॉमन एरा, CE का मतलब कॉमन एरा। तो ये अपना थोड़ा ध्यान में रखने की बात है, ठीक है। अब देखो राजस्थान के अंतर्गत प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या सेगमेंट रहे वो अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम राजस्थान में क्या क्या रहे। प्राग ऐतिहासिक काल। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंद मूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षियों की भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्षों पूर्व इस मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती व दृश्वती नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी मानव रहा है वो या तो जल स्रोत के पास निवास स्थान करेगा अपना। तो प्राचीन समय में जल का जो प्रमुख साधन है मीठे पानी का, वो नदियाँ होती थी। और नदियों में आसपास क्या कि ज़मीन उपजाऊ भी रहती थी, वहाँ पे वो कृषि भी कर सकता था। खाने के लिए उसको पेड़ पौधे वहीं ज़्यादा मिलेंगे नदियों के पास ही। अपनी प्यास बुझाने का काम नदियों से करता। रहन सहन में भी जो पशु रखता, मवेशी रखता या कृषि कार्य करता था मानव, तो उसके लिए भी पानी की अति आवश्यकता होती थी। तो वो पानी कहाँ से आता? वो पानी नदियों से आता, और नदियों का पानी मीठा आता है। तो इस कारण मानव की सभ्यताओं का विकास भी नदी घाटी के पास ही मिले। तो उसमें देखो ये कह रहा है कि यहाँ से अपने आप उत्पन्न होने वाले कंद मूल फल भी प्रचुर मात्रा में थे। सघन वनों के कारण यहाँ जो है पशु पक्षी भी आते थे और आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। वहाँ से मानव जो है पहले मांसाहारी था और वहाँ से मांस प्राप्त होता था। सैकड़ों वर्ष पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भूभाग आज मरुस्थल है, यानी आज जो वर्तमान में हम जो राजस्थान देख रहे हैं वो 60% भूभाग मरुस्थल के अंतर्गत आता है। परंतु विद्वानों का कहना है कि बहुत समय वर्षों पूर्व, सैकड़ों वर्ष पूर्व इस ज़मीन में जो है समुद्र था, जो हम बोलते हैं 33 सागर के अवशेष। हमारी जो झीलें मिली हैं उनको वो खारे पानी की झीलें हैं। तो खारा पानी किसमें होता है? समुद्र में होता है। तो ये माना जाता है कि समुद्र की भूगर्भिक जो है ना, अपने पृथ्वी की भूगर्भिक हलचलों की वजह से जो है वो समुद्र और किस में बदल गया? थार के रेगिस्तान में बदल गया। और जहाँ जो पानी बचा हो उसको नमक के रूप में जमा हो गया, और वो जो है लवणीय भूमि है तो उनको हम जो झीलें वहाँ पानी इकट्ठा होता है, तो उनको हम जो है क्या कहते हैं? खारे पानी की झीलें कहते हैं। तो खारे पानी की झीलें उदाहरण है इसका तेठी सागर का। और तेठी सागर ये माना जाता है कि राजस्थान के अंतर्गत था। तो मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था। सरस्वती व दृश्वती नदियाँ, एक नदी थी सरस्वती नदी, एक है दृश्वती नदी। ये दोनों नदियाँ प्राचीन काल में अपने राजस्थान में बहती थी।
यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में मानव को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। कैसे कि अपने राजस्थान से भी और मानव की सभ्यता की प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो मानव सभ्यता के उद्भव या उद्भव का अर्थ जन्म कि इस काल को पाषाण काल यानी पत्थर का काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। ठीक है, तो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं और कमेंट करके बताना कि आपको ये नवाचार कैसा लगा, कोई सुधार की गुंजाइश हो तो वो भी मुझे बताना। ठीक है, मिलते हैं अपन नई वीडियो में। धन्यवाद।